नमस्कार, डायलॉग्स में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार। एक लंबे अंतराल के बाद, बातचीत के बाद, अभी भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एफटीए लगभग उस पे अनाउंसमेंट हो गया है, साइन होने वाला है, लेकिन इसमें अभी वक्त लगेगा। दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच बहुत सिनर्जी है, बहुत सामंजस्य है। लगातार कई सालों से इस पर बातचीत जारी थी। आज दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने इसका बाकायदा ऐलान कर दिया है। देखना ये पड़ेगा कि इसके बाद ये कैसे लागू होता है, कब लागू होता है और कौन कौन से ऐसे आइटम हैं ट्रेड में जहां जहां इसका फर्क पड़ेगा, इसकी ड्यूटी का क्या होगा, और खासकर तब जब हम अभी अमेरिका के साथ ट्रेड डील करने वाले हैं, ये क्या कोई प्रिकर्सर का काम करेगा, ये क्या कोई ओपनिंग का काम करेगा, ये कोई नेगोशिएबिलिटी हमारी बेहतर करेगा, क्या ऐसे आसार बनते हैं क्या? ये सब मामले इंपॉर्टेंट हैं। आज हमारे साथ तुषार कंसल साहब इस पर बात करने के लिए, हमारे साथ अभिजीत मुखोपाध्याय बात करने के लिए। तुषार कंसल साहब फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं और हमारे साथ अभिजीत हैं। अभिजीत सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं चिंतन रिसर्च फाउंडेशन के। आप दोनों का स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग सर। कंसल साहब, आपसे जो अनाउंसमेंट हुआ आज दोपहर दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच, इसका ट्रेड पर क्या फर्क पड़ेगा? क्या आपको इसकी उम्मीद थी या आपको लगता है नहीं कुछ नया आया है और आने वाले समय में भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच जो ट्रेड है उसमें दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति होगी? सर, इसका जो आज जो हुआ है ये एक अर्थ शैटरिंग इवेंट इसको बोला जाता है इकोनॉमिक टर्म्स में, और उसका रीजन मैं आपको मतलब बता देता हूं कि ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ये जो हवा चल रही थी 30 साल की, जिसके चलते चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया और भारत 4.5 ट्रिलियन के आसपास तक पहुंच गया, लेकिन पूरा फायदा नहीं उठा पाया। तो चाइना के इतने बड़े होने के बाद यूएस ने एक पहल करी कि हमें ग्लोबलाइजेशन से हटना है और अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्शनिज्म की तरफ और बंद तरीके से चलाना है। और यूएस जब रिट्रीट कर रहा है दुनिया से, तो फिर बाकी इकोनॉमीज भी ये कह रही हैं कि अगर तुम टैरिफ बैरियर लगाओगे, कस्टम ड्यूटी लगाओगे, तो हम भी लगाएंगे। तो जो ट्रेड है, एक तो वैसे ही यूक्रेन रशिया वॉर, इजराइल गाजा वॉर, जो ये वॉर चल रहे हैं उसके चलते और प्रॉब्लम आई पड़ी है। ऊपर से ये ट्रेड के ऊपर फाइट्स चल रही है, कस्टम ड्यूटी चल रही है, टैरिफ चल रहे हैं। अब इसमें इंडिया का जहां तक सवाल आता है, तो चाइना सेंट्रिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ था, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP। तो इंडिया ये चाहता था कि उसका पार्ट बने ताकि ग्लोबल सप्लाई चेन्स जो है वो इंडिया के थ्रू होके जाए। और RCEP में चाइना बहुत बड़ा एक देश बैठा हुआ था, जिसकी वजह से इंडिया ने वो साइन नहीं करा। तो इंडिया सप्लाई चेन्स का पार्ट बनना चाहता है, लेकिन चाइना के चलते हम अभी चाइना के बराबर नहीं है, इस वजह से RCEP साइन नहीं कर पाया। तो उसके बाद आज ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, 8 बिलियन में से 2 बिलियन लोगों के बीच ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। 20 साल से ज्यादा का नेगोशिएशन यूरोप के साथ चल रहा था। यूरोप से कोई भी चीज मनवाना बहुत ही मुश्किल रहता है, बिकॉज बहुत ब्यूरोक्रेटिक एंटिटी है और बहुत ही वेल ऑफ हाई GDP वाली कंट्रीज है। तो ये बहुत ही बड़ा प्लस मैं इसको मानूंगा। आपका पहला रिएक्शन क्या है अभिजीत? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ट्रेड डील हम लोग लगभग बना लिए हैं। ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से ये औपचारिकता ही बचा हुआ है, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, जैसे सारे चीजों में लगता है, क्योंकि वो यूरोपियन पार्लियामेंट में और EU के काउंसिल में इसका रेटिफिकेशन होना है। इंडिया में तो हो ही जाएगा मेरे ख्याल से, लेकिन उन लोगों का और भी कुछ प्रोसेस होता है, क्योंकि जो है वो अलग अलग लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करके पूरा रिवीजन करके वो सारे चीजों को सर्कुलेट करना पड़ता है सारे मेंबर कंट्रीज के अंदर। वो करके होपफुली हो जाएगा, क्योंकि वहां पे कोई मतलब सिंपल मेजोरिटी
से ही जो है ये डिसाइड होगा, और अगर सिंपल मेजोरिटी से डिसाइड होगा और यहाँ तक अगर बात आ पहुंची है तो ये चीज हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अभी सबसे बड़ा चीज ये होता है कि इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट फिलहाल, मतलब पिछले साल का, पिछले फाइनेंशियल ईयर का भी अगर हम लोग उठा के देख ले तो करीबन जो है 80 बिलियन यूएस डॉलर जो यूएस में हम लोगों के सामान जाता था, एक्सपोर्ट जो है हम लोग करते थे। मैं पूरा खाली गुड्स ट्रेड की बारे में बात कर रहा हूँ, सर्विसेज में बता नहीं रहा हूँ, सर्विसेज अलग से है। और वो इसमें जो है ईयू हम लोगों का सेकेंड टॉप मोस्ट जो हम लोगों का मार्केट है, जहां पे हम लोग को करीबन 75 मतलब 75 बिलियन यूएस डॉलर मतलब जो लास्ट ईयर में हम लोगों का हुआ था। तो यहाँ पे एक जगह पे दरवाजा मतलब बंद होके फिर खुलेगा नहीं खुलेगा, ये जो है पूरा जो एक डायलेमा में हम लोग गिरे हुए थे, और अभी भी है, ऐसा नहीं है कि अभी जो है वहां से उभर के आ गए हैं, लेकिन वो जो उसमें जो हम लोग गिरे हुए थे वहां से ये जो है एक बहुत लंबी एक अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं हम लोगों को दिखता है, क्योंकि ये अगर 75 बिलियन से अगर हम लोग आगे लेके जा सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन मामला उसमें ये भी है, क्योंकि जो पैनल में और साथी ये जो कह रहे हैं वो बात भी बहुत सही है जी। क्योंकि ये ऑलरेडी इनके जो ऑफिशियल साइट में यू के उसमें डाला भी हुआ है कि प्रोडक्ट सेफ्टी और हेल्थ सेफ्टी के बारे में जो है कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ये एक चैलेंज हो सकता है, लेकिन मैं इसको अपॉर्चुनिटीज के तरीके से देखता हूँ, क्योंकि मेरा कहना बहुत सिंपल है कि अगर इंडिया यू के साथ बिजनेस कर सकता है तो इंडिया दुनिया में किसी के साथ भी बिजनेस कर सकता है। तो अगर आने वाले जो है 2, 3, 4, 5 सालों में अगर हम लोग अपने आप को ऐसे बना ले कि हम लोग यू के साथ जो है जबरदस्त बिजनेस कर रहे हैं, तो फिर हम लोगों को मेरे ख्याल से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हम लोगों का एक्सपोर्ट कहीं पे भी जा सकता है उसके बाद। कंसल साहब, हमारा जब देखिए दो तरह के ड्यूटी स्ट्रक्चर इसमें, जिससे मेजोरिटी देखिए ईयू के साथ हमारा जो ट्रेड था उसमें ड्यूटी वैसे ही कम था। ऑन एन एवरेज आप देखेंगे तो एक ड्यूटी 3.5% के आसपास थी, दूसरी ड्यूटी जो है वो 10% के आसपास थी, खासकर जो लेबर इंटेंसिव था। कितना इसका फर्क पड़ जाएगा? ऑलरेडी लो था जिसमें मतलब फिर भी, लेकिन लेबर जो हैवी लेबर इंटेंसिव सेक्टर है वहां पे चैलेंजेस अभी भी बना रहेगा, हालांकि ड्यूटी वहां पे कम हो जाएगा, बावजूद इसको वहां पे भी चैलेंजेस बना रहेगा। हमारा क्या फायदा हुआ? आप ऐसे इसको और शॉर्ट में हमारा क्या फायदा हुआ? सर, अगर आप, जैसे मैं टेक्सटाइल इंजीनियर हूं तो मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की भी थोड़ा सा मुझे पता रहता है क्या चल रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश को ऑलमोस्ट 10% का बेनिफिट दे रखा था यूरोप ने। इंडिया के जो प्रोडक्ट्स थे वो 10% महंगे पड़ते थे, वहां पे एक्स्ट्रा ड्यूटी लगी हुई थी। आज के टाइम में जब यूएस जो 30% एक्सपोर्ट था वो यूएस को जाता था और उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर 19% ड्यूटी लगाई, बांग्लादेश के ऊपर 25% लगाई, इंडिया के ऊपर 50% लगाई। कौन सी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो 25% का कंपेटिटर को फायदा हो रहा है तो सरवाइव कर सकती है? सरवाइव कर ही नहीं सकती है। तो अमेरिका जो ट्रंप जो कर रहा था कि वो इंडिया को पनिश कर रहा था, और उसके बहुत सारे रीजन थे, कुछ पर्सनल रीजन थे, कुछ पॉलिटिकल रीजन थे, उसके चलते कर रहा था। तो इंडिया ने यूरोप के साथ साइन करके ये दिखाया है कि अमेरिका की जो बार्गेनिंग पावर है वो कम कर दी है। और एक ये जियोपॉलिटिकल सिग्नल है कि हमारे पास वॉशिंगटन के अलावा भी ऑप्शंस हैं, और जो सप्लाई चेन है वो जो यूएस तोड़ रहा था सप्लाई चेन को, वो यूरोप की तरफ शिफ्ट हो सकती है। और ट्रंप हमेशा यूरोप को कंपेटिटर की तरह देखता है, वो यूरोप को सिर्फ फ्रेंडली सिविलाइजेशन की तरफ नहीं देखता। तो उस वजह से ये जो जियोपॉलिटिकल शिफ्ट आया है उससे अमेरिकन कंपनीज का कंपटीशन बढ़ेगा, यूरोपियन कंपनी ज्यादा स्ट्रांग होंगी, जर्मनी ज्यादा स्ट्रांग होगा, यूरोप को स्ट्रेटेजिक एज मिलेगी एज कंपेयर टू यूएस। और अमेरिका फर्स्ट जो अप्रोच है ट्रंप की, जो मागा उनका मेक अमेरिका ग्रेट अगेन करके जो ये सारी चीजें चल रही हैं, वो हर्ट होगा।
और यूरोप इंडिया का प्रेफर्ड पार्टनर बनेगा, और जो इन्होंने 25% की प्यूनिटिव टैरिफ इंडिया के ऊपर लगा रखा है उसको एक तमाचा मारा है ये इंडियन गवर्नमेंट ने। और डेफिनेटली इसका पॉलिटिकल, जहां तक इकोनॉमिक सिग्नल की बात है, आप ये देखिए कि टेक्सटाइल, एपरल और क्लोथिंग पे 12% से 0%, लेदर फुटवियर पे 17% से 0%, इलेक्ट्रॉनिक पे 14% से 0%, जेम्स ज्वेलरी पे 4% से 0%, केमिकल एक्सपोर्ट पे 12.8% से लेके 0%, रेल प्रोडक्ट्स शिपिंग पे 7% से 0%, मरीन सी फूड के ऊपर प्रेफरेंशियल एक्सेस और 26% से 0%। ये जो फिगर्स हैं, ये जो अमेरिका को की तरफ से एक्सपोर्ट्स में नुकसान हो रहा था उससे बहुत ऑफसेट करेगी उस चीज को। और इसके अंदर आईटी कंपनीज को भी, जो हमारा सर्विस एक्सपोर्ट है 350 बिलियन डॉलर का, उसको भी इसमें इंक्लूड किया है। अभी तक आप इंडिया का कोई भी एफटीए उठाएंगे वो हमेशा ये कहते हैं कि सर्विसेज इंक्लूड नहीं करेंगे, इसके अंदर इंक्लूड करा है सर्विसेज को। तो ये जो इंडिया की जो स्ट्रेंथ्स है वो आगे तक जाएंगी। और जो इन्होंने यूएस के टैरिफ लगने के बाद यूके के साथ फ्री ट्रेड साइन किया, और आरसीईपी जो एग्रीमेंट था जिसमें चाइना एक बैठा हुआ है, आरसीईपी की जितनी कंट्रीज थी चाइना को छोड़ के, उन सबके साथ आज इंडिया का एफटीए साइन हो चुका है। लास्ट न्यूजीलैंड थी, उसके ऊपर भी साइन कर दिया। तो एक बहुत ही एक ऐसी स्ट्रेटेजी इंडिया ने बनाई है कि तुम प्रोटेक्शनिज्म पे वर्क करो यूएस को लेके, हम ग्लोबलाइजेशन फ्री ट्रेड की तरफ से झंडा हम आगे लेके जाएंगे, और इसमें तुम्हारे एक्स पार्टनर्स जो यूरोप है, हम उसके साथ भी तुम्हें हमने करके दिखा दिया। तो ये जो एक जियोपॉलिटिकल शिफ्ट है ये, और मेरे ख्याल से अब वॉशिंगटन के ऊपर काफी बड़ा प्रेशर पड़ेगा कि वो जो 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ इंडिया के ऊपर लगा रखा है, जिसके बारे में इन्होंने अभी रिसेंटली एक ट्रेड का नेगोशिएटर भी इंडिया भेजा था, उसके ऊपर उनके ऊपर काफी प्रेशर पड़ेगा और इंडियन इंडस्ट्री को बोथ फेज काफी हेल्प होगा। कई सारे टैरिफ तो आप सर हैरान होंगे, 90-100% के टैरिफ लगे हुए थे अमेरिकन कार्स के ऊपर। आज के जमाने में 100% टैरिफ लगाना, मतलब लोग हंसते थे कि क्या मजाक है यार, मतलब पूरा लिबरलाइजेशन का फेज निकल गया, पूरा ग्लोबलाइजेशन का फेज निकल गया, लेकिन इंडिया ने 100% वाले टैरिफ नहीं हटाए, अब हटाए। तो मैं इसको बहुत पॉजिटिव तरीके से देखता हूं। हम लोग मतलब यूएस के साथ जो टैरिफ डील कर रहे हैं, जो मसौदा है वो लगभग तैयार है। ये इंडिया ईयू ट्रेड डील क्या उसके लिए एक प्रिकर्सर का काम करेगी? उसके हमारी नेगोशिएटिंग पावर बढ़ जाएगी, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और या आपको लगता है कि ये बहुत टाइमली है और लिहाजा हमारा एक टेम्पलेट का काम करेगा उसके लिए? सर जो ये इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ है, मैं इसको इकोनॉमिक टर्म्स में देखता ही नहीं हूं। ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उनका पर्सनल इसके अंदर एक वो है कि अगर इंडिया पाकिस्तान के वॉर रुकवाने का ट्रंप ने क्लेम किया कि उसने रुकवाया, तो मोदी जी ने मना कैसे कर दिया? मतलब इट इज अ पर्सनल, और इसके अंदर इकोनॉमिक जो रीजन वो देता है, जो प्रेसिडेंट ट्रंप देते हैं, वो ये देते हैं कि रशिया का ऑयल तुम ले रहे हो। रशिया का ऑयल यूरोप लेता था, हम लोग मिडिल ईस्ट से लेते थे। जब वॉर शुरू हुआ यूक्रेन रशिया अब बेनिफिशियरी जर्मनी है, बेनिफिशियरी हंगरी है, लेकिन हमारे खिलाफ ही एक्शन होता है। हमारे खिलाफ एक्शन लिया और उस पॉलिटिकल रीजन दे दिया। उसने बोला कि आप रशिया से ऑयल खरीद रहे हो, उसकी वजह से वॉर चल रहा है, मैं रशिया को रोक नहीं पा रहा। सर वॉर तो शुरू भी तो यूएस ने करवाया था, अगर इंडिया ने कौन सा शुरू करवाया था? और इंडिया कहीं से तो ऑयल लेगा। वेनेजुएला को आप बेचने नहीं दे रहे, ईरान से आप बेचने नहीं दे रहे, रशिया वाला ऑयल ही बचा है हमारे पास ऑप्शन। मिडिल ईस्ट वाले यूरोप को बेचना शुरू कर दिया इन्होंने इंडिया को छोड़ के, तो इंडिया कहां से ऑयल लेगा? तो मतलब इंडिया यही तो कहता आ रहा है कि भाई अच्छा, वो ये कहते आ रहे हैं कि एक तो ऑयल हम कहां से खरीदें, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, और दूसरी बात वो ये कहते आ रहे हैं कि हमारे जो वेपन्स हैं वो यूएस ने आज तक इंडिया को फेवर नहीं
करा, हमेशा पाकिस्तान को फेवर करा, उस चक्कर में हमें रशिया से वेपन्स खरीदने पड़े, हमारे तो वेपन सिस्टम्स रुक जाएंगे आज हम रशिया को अपोज करने लगे तो। मतलब ये बात तो किसी भी नॉर्मल इंसान के भी समझ में आ सकती है। तो लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प का क्या है, ही वांटेड टू शो इंडिया डाउन, ही वांटेड टू शो पीएम मोदी डाउन, और उस चक्कर में उसने ये 50% का लगा रखा है। ये जो बीच बीच में न्यूज छोड़ देते हैं कि ऑलमोस्ट डील साइन हो गई है, ऑलमोस्ट डील साइन हो गई है, व्हाट ही वांट्स, प्रेसिडेंट ट्रम्प क्या चाहते हैं कि किसी भी ग्लोबल फोरम पे मिस्टर आसिम मुनीर और पीएम मोदी के हाथ हैंडशेक करा के दिखाऊं कि मैंने ये वॉर रोकी। अब ये बताओ, मोदी जी तो जा ही नहीं रहे, अब तो वो किसी ग्लोबल फोरम में जाना ही छोड़ दिया है कि भैया मैं हाथ मिलाऊंगा, उधर आसिम मुनीर अपनी पोजीशन से हट जाएगा, इधर मैं अपना पीएम से हट जाऊंगा, तो दोनों की पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी खराब हो जाएगी। तो मतलब ये एक ना ये एक वो सुई फंस गई है। ये जो 50% के टैरिफ इंडिया झेल रहा है ना, ये एक सुई फंस गई है जो ट्रम्प के उसमें फंसी हुई है, और उसी में हम सारे झेल रहे हैं बैठ के। तो जो इंडिया ने ये यूरोप का किया है, इट इज अ ब्रिलियंट मास्टर स्ट्रोक। अभिजीत, इसमें से जो डील हुआ है उसमें से कार्बन रेगुलेशन को इससे बाहर रखा गया है, तो इससे तो हमारा बहुत डैमेज हो जाएगा। स्टील और एल्यूमिनियम को छोड़ के बाकी भी और सेक्टर हैं जिससे हमारा डैमेज होगा। हाँ, उसमें सीमेंट है, फर्टिलाइजर है, जो 4-5 जो है मेजर हेवी इंडस्ट्रीज है उसमें। लेकिन उस तरीके से देखना नहीं चाहिए, क्योंकि ये डील में वो मैं हर समय बोलता हूँ कि डील वही होता है कि आपको कुछ पाने के लिए थोड़ा बहुत कुछ देना भी पड़ता है। क्योंकि इसमें अगर आप मतलब मैं उदाहरण के तौर पे मैं कहूंगा, ये आप अगर ऑटो में अगर देखेंगे, ऑटोमोटिव सेगमेंट में एक्चुअली ईवी को इससे बाहर रखा गया है। जो एक कहीं ना कहीं हम लोगों के जो ईवी मेकर्स है, हम लोगों के जो देसी ईवी मेकर्स है, उनके अंदर जो है एक कहीं ना कहीं एक जो थोड़ा सा डर था कि अगर बाहर से आना शुरू हो जाएगा और यूरोप के अगर सामान अगर बहुत सस्ते हो जाएंगे तो हम लोग के सामान कौन खरीदेंगे। तो ईवी को भी ये लोग बाहर रखे हैं। और सीबैम ऐसा एक चीज है जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, कि इसको लेके यूरोपियन यूनियन के अंदर बहुत दिनों से बात चल रही है। तो ये अभी वहां से वो हट नहीं सकते, क्योंकि वो अपना, हालांकि उसका भी अपना पॉलिटिक्स है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो है वो एकदम पूरा साफ सुथरा मामला है, मतलब सफेद और काले में जो है सारी चीज है, ऐसा नहीं है। कोई चीज सफेद काले में होता नहीं है, सारे ग्रे में ही होता है। लेकिन फिर भी तो वही मामला वही है ले देके कि जो है अगर सीबैम जैसी चीजों में एक्चुअली इन लोगों के थोड़ा बहुत जो है इन लोगों के अपना जो है पेन पॉइंट था। तो देर ये कोई मतलब इसमें कोई शक नहीं है, शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो अगर वहां पे अगर इंडिया थोड़ा बहुत मान लिया है तो इंडिया की भी बात थोड़ा बहुत तो माना ही गया है। तो एक तरीके से देखा जाए, जहां तक मुझे अभी तक दिख रहा है, अभी थोड़ा सा फाइन प्रिंट देखना अच्छा, एक लाइन में पूछेंगे अभिजीत, एक लाइन में पूछेंगे कि इस डील से हमको क्या फायदा हुआ है? इस डील से अपॉर्चुनिटी दिखता है, क्योंकि एक ना कहीं से जो है आपके वो जो मैं शुरुआत में भी जो बोल रहा था, कहीं ना कहीं से जो है आपको एक मार्केट जो आपके हाथ से लगभग जा रहा है टाइप से जो दिख रहा है अभी फिलहाल, जो यूएसए है। तो उसका अगर भरपाई हम लोगों को करना है, इससे बढ़िया कोई मार्केट हम लोगों को नहीं मिल सकता है। क्योंकि ये एक जो है ये अपॉर्चुनिटी, लेकिन ये तो मतलब जो है गोज विदाउट सेइंग कि अल्टीमेटली ट्रेड डील साइन करना फर्स्ट स्टेप होता है, और उसके बाद जो है उस ट्रेड डील का सही इस्तेमाल करना, उसके बाद में आगे जो है 5-10 जितने भी स्टेप है वो सारा चीज लेना पड़ेगा। वो तो अब समय ही बताएगा क्या है। लेकिन कम से कम आपको मतलब 1 महीना पहले भी जहां पे एक थोड़ा सा डेस्परेशन का एक सिचुएशन आ रहा था कि जो और कहीं पे कुछ दिख नहीं रहा है, वो चीज जो है उस चीज से कहीं ना कहीं हम लोगों के सामने एक दरवाजा खुल गया। और दरवाजा मतलब क्या है, बहुत बड़ा दरवाजा खुला है। तो मैं इस तरीके से देखूंगा इस चीज को। हमारे लिए अच्छा, इंडियन फार्मा इंडस्ट्री के लिए कितना बड़ा मौका होगा ये?
इंडियन फार्मा इंडस्ट्री के लिए मौका होगा, इंडियन एमएसएमई के लिए मौका होगा। जैसे ये आपके जितने भी ये खाली खाली टेक्सटाइल ही नहीं है, टेक्सटाइल के साथ अगर जेम्स एंड ज्वेलरी ले लीजिए, केमिकल्स ले लीजिए, लेदर ले लीजिए, थोड़ा बहुत जितना इंजीनियरिंग गुड्स जो एमएसएमई के तहत जो है आता है, वो सब में एक्चुअली मैं सहमत हूं उनकी उस बात से, जो साथी जो बोल रहे हैं, साथ में जो पैनल में जो दूसरे स्पीकर हैं, वो जो तुषार बोल रहे हैं कंसल साहब बहुत बड़े जानकार हैं ये भी। हाँ, तो ये जो है वो मैं उनके बात से सहमत इसलिए हूं क्योंकि जहां पे आपका 12 से 16% के रेंज में अगर आपका टैरिफ था, वो 12 से 16% से अगर वो 0 तक आ जाता है, तो उससे आपको जो एक सीधा सीधा जो है आपको 12 से 16% आपको एक फायदा मिलता है। ये बहुत बड़ा मार्जिन है। तो इस मार्जिन से ये एमएसएमई को एक बहुत बड़ा फायदा होगा। लेकिन चैलेंज क्या है? चैलेंज भाई बार बार मैं वही बोल रहा हूँ, चैलेंज ये है कि उन लोगों के जो पूरा का पूरा जो सेफ्टी स्टैंडर्ड है, कॉम्प्लायंस स्टैंडर्ड है, वो थोड़ा सख्त है। तो वो सख्त के जो है, लेकिन वो मतलब अगर कोई भी कंट्री अगर कर सकता है, और खास करके सबसे बड़ा चीज है अगर मतलब बांग्लादेश जैसा अगर कंट्री टेक्सटाइल के मामले में अगर वो कर सकता है, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? हम लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास वो बेनिफिट एडवांटेज नहीं था, तो टैरिफ वाला एडवांटेज ही नहीं था। हम लोग इससे पहले 30% दे रहे थे मान लीजिए किसी चीज में, या फिर अगर हम लोग अगर मतलब 16% भी दे रहे होंगे, और वो लोग अगर कहीं ना कहीं जो है लगभग 0 या 0 से थोड़ा सा मतलब ज्यादा 5% दे रहे थे, तो वो तो उनका जो है फिर भी उनके पास जो है 10% का जो है एक मार्जिन लेके वो सीधा सीधा चल रहे थे। तो वो मार्जिन हट गया है। हम लोग अभी जो है एकदम इक्वल फुटिंग में आ गए। अब अगर इक्वल फुटिंग में आ गए, अगर ये कॉम्पिटिटर्स अगर कर सकते हैं, टेक्सटाइल का ही अगर ले ले तो अगर बांग्लादेश कर सकता है, इंडिया क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। मेक इन इंडिया, तुषार मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत, आप इस तरह की किसी भी फ्रेज पैराफ्रेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या फायदा होगा उसको, मेक इन इंडिया को? मतलब हम लोग हमारा जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग का अप्रोच है, उसको कितना फायदा होगा इससे? सर, यूरोप के साथ जो आज तक सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, अगर आप किसी से भी बात करें जो यूरोप बहुत ट्रैवल करना चाहता है, कि वो आपको, अगर आप उनको बोलोगे कि मैं 10 दिन के लिए आ रहा हूं, तो वो 10 दिन का ही वीजा लगा के ठोक देते हैं। और अगर आप उनको बोलोगे कि हमें मल्टीपल एंट्री दे दो, तो फिर आपको ज्यादा से ज्यादा 3 महीने का दे देंगे, 2 महीने का दे देंगे, 1 महीने का दे देंगे। उनका जो वीजा प्रोसेस है वो इतना महंगा, इतना स्लो, इतना ब्यूरोक्रेटिक और इतना एंटी इंडियंस है। लेकिन इस जो एफटीए में है, इसके अंदर बिजनेस वीजास के लिए इन्होंने बोला है कि हम फैसिलिटेट करेंगे। अगर आप बिजनेस के लिए आ रहे हो तो हम इजी वीजा रिजीम देंगे, उससे बहुत फर्क पड़ेगा डेफिनेटली। कई लोग तो यूरोप से बिजनेस करते ही इसलिए नहीं है बिकॉज वहां पे आने जाने का इतना इश्यू होता है, वीजा मिलने में टाइम लगता है, कॉस्टली बहुत है, पैसे बहुत देने पड़ते हैं। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन है इस वीजा के अंदर, रेगुलेटरी कोऑपरेशन का भी जिक्र है, कस्टम्स फैसिलिटेशन का भी जिक्र है, और इन्वेस्टमेंट को भी इंक्लूड करा है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग है इंडिया में वो बढ़ेगी। अगर आप अभी एक कौन सी कंट्री का इस समय इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना अच्छा फेवरेबल स्कोप चल रहा है, वो एक सीईओज का पोल हुआ था। उस पोल में ट्रंप ने बोला है कि अमेरिका फर्स्ट, तो उसके चलते अमेरिका नंबर 1 था। लेकिन आपको बड़ी सुन के खुशी होगी कि इंडिया सेकंड नंबर पे था। उसमें 26% सीईओज ने बोला था कि हम चाहते हैं कि इंडिया में कुछ करें इन्वेस्ट। और डेफिनेटली ये इंडिया में बढ़ेगा इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग में भी आएगा। और 96.6% यूरोपियन गुड्स बाय वैल्यू के ऊपर ये रिड्यूस हो रहा है, और 99% इंडियन एक्सपोर्ट्स जो यूरोप को है उनके ऊपर प्रेफरेंशियल एक्सेस मिल रहा है। डेफिनेटली इसके अंदर फर्क पड़ेगा, और कार इंडस्ट्री ज्यादा एफिशिएंट बनेगी बिकॉज यूरोपियन कार्स जो यहाँ पे compete नहीं कर पाती थी वो compete कर पाएंगी। और डेफिनेटली अच्छा इसमें मैं देखता हूँ मैन्युफैक्चरिंग में, मेड इन इंडिया में, आत्मनिर्भर भारत में काफी ज्यादा अच्छी आगे प्रोग्रेस होगी।
एक एक आखिरी सवाल आपसे तुषार की, जो सर्विसेज सेक्टर हैं हमारे पास, सर्विसेज सेक्टर के लिए, क्योंकि सर्विसेज सेक्टर हमारा दुनिया के कई उन्नत देशों के बराबर है, कईयों से हमारा बेहतर है, उसको किस तरह का मार्केट एक्सेस मिलेगा यूरोप में? सर, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ना, उसकी जो आपस में साइन हुआ है एफटीए में, उसके चलते यूरोपियन कंपनी ज्यादा कॉन्फिडेंस रख पाएंगी इंडिया को भी कोई बिजनेस देने में सर्विसेज का। अभी तो वो ज्यादातर बिजनेस है वो देने में थोड़ा उनको आईपी इश्यूज बहुत रहते हैं, और जो मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स का इशू रहता है वो इसमें इन्होंने डाला है कि जो प्रोफेशनल बिजनेस वीजाज है उसको यूरोप फैसिलिटेट करेगा। तो मेरे हिसाब से बहुत फर्क पड़ेगा। इंडियन आईटी इंडस्ट्री भी सर एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट से गुजर रही है कि मतलब जैसे वो बॉडी शॉपिंग टाइप ऑफ बिजनेस बना हुआ है जिसमें हम सस्ते में सर्विसेज कर देते हैं क्योंकि यहाँ हम सैलरी कम देते हैं, लेकिन उससे नेक्स्ट स्टेज पे जाने में जहां पे आप सीधा गूगल, एप्पल, मेटा इनसे compete करते हो, वो इंडस्ट्री अभी तक उस माइंडसेट में चल रही है जिसमें वो बॉडी शॉपिंग को ही चलाई जा रही है। और अगर आप देखिए पिछले कुछ टाइम में ये लोग शेयर बाय बैक करने लग गए हैं, जो इनके पास एक्स्ट्रा पैसा होता है उससे शेयर बाय बैक कर रहे होते हैं शेयर की वैल्यू बढ़ाने के लिए। मतलब यहाँ पे टेक्नोलॉजी कंपनीज के पास एक एक डॉलर की कमी होती है नए प्रोडक्ट्स में डालने के लिए, और ये लोग शेयर बाय बैक कर रहे हैं। इन्फोसिस ने अभी 18,000 करोड़ का करा है। तो इनकी जो माइंडसेट है वो माइंडसेट प्रोडक्ट ओरिएंटेड कंपनीज की तरफ वाला नहीं है, लेकिन यूरोप के साथ साइन करने से बेस्ट प्रैक्टिसेस, बेटर क्लाइंट्स, डीप पॉकेट वाले क्लाइंट्स, बेटर आईपी, और डेफिनेटली इंडियन सर्विसेज इंडस्ट्री को फर्क पड़ेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में फर्क पड़ेगा, कंपटीशन आएगा और प्रोफेशनल्स ज्यादा मूव करेंगे यूरोप की तरफ। काफी अच्छा रहेगा सर। अभिजीत, अभी 1 साल इसको लागू होने में है, अभी इसकी लीगल बेटिंग स्क्रबिंग जो भी कर लीजिए वो भी होना है। हमारे पार्लियामेंट से, वहाँ की पार्लियामेंट से इसको अभी इसका अप्रूवल होना है। ऐसे बहुत सारे डील, जैसे मान लीजिए ईयू वियतनाम का डील कहेंगे, वो अभी अनरेटिफाइड पड़ा हुआ है। ये तो कितनी जल्दी होने की संभावना आपको दिखती है? और दूसरा ये कि इसे ट्रेड वॉल्यूम में किस तरह का इजाफा देखते हैं आप, इंडिया यूरोपियन यूनियन ट्रेड वॉल्यूम में? देखिए, समय तो लगेगा, क्योंकि ये जैसे मैं पहले भी बता रहा था, उनका अपना एक प्रोसेस भी है, हम लोगों का भी प्रोसेस है, लेकिन हम लोग खाली एक ही देश है, तो ऑब्वियसली हम लोगों को पार्लियामेंट में डालना पड़ेगा और उसको रेटिफाई कर लेना पड़ेगा। लेकिन उन लोगों का अपना करीबन जो है 5, 6, 7 स्टेप्स हैं, उसके हिसाब से जो है उनको करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी भी अगर होगा तो ये अगले साल तक जो हो ही जाएगा, अगर इम्प्लीमेंटेशन होते होते। अब वो अगले साल के बहुत मतलब अर्ली टाइम में होता है या थोड़ा सा जो है मतलब मिड ईयर पार हो जाता है, वो देखना पड़ेगा, लेकिन हो जाएगा मेरे ख्याल से जो है ये चीज हो जाएगा। और ट्रेड वॉल्यूम में क्या बदलाव देखते हैं? ट्रेड वॉल्यूम में बिल्कुल बदलाव आएगा, क्योंकि ट्रेड वॉल्यूम में देखिए, ट्रेड वॉल्यूम में जो एक चीज है कि अगर आप एक्सपोर्ट के हिसाब से देखेंगे तो एक्सपोर्ट भी मतलब बढ़ना चाहिए, लेकिन अगर एक्सपोर्ट नहीं भी बढ़ता है, लेकिन अगर इमीडिएटली नहीं बढ़ता है, लेकिन बाइलेटरल ट्रेड अगर 1 साल का अगर आप आंकड़ा अगर हम लोग देख लें, तो अगर एक बार लागू होना शुरू हो जाए तो उसके बाद से जो है 1 साल के आंकड़े में मेरे अंदर कोई मतलब कंफ्यूजन नहीं है कि वो ट्रेड वॉल्यूम बढ़ना ही बढ़ना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो पहले 1-2 साल के बाद इसका मतलब जो है कौन, मतलब ईयू के साइड ज्यादा फायदा ले रहे हैं या हम लोग ले रहे हैं, वो फिर 2 साल के बाद ही वो फिर जो है वो क्लियर होगा। लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया का मतलब कोई कारण नहीं है, मतलब ये जो नहीं होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि अगर एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन, तो अल्टीमेटली जो है हम लोगों का भी वही टाइम आ गया है कि अब नेसेसरी है, तो अगर नेसेसरी है तो लोग लग जाएंगे। और अब मुझे तो लगता है कि अगर इतिहास के पन्नों में अगर हम लोग देख ले तो जहां पे भी कोई ना कोई क्राइसिस हुआ है उससे हम लोग उभर के आए हैं और कुछ ना कुछ अच्छा ही हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये भी एक मौका है जहां से कुछ अच्छा ही निकलेगा।
चलिए, बहुत बढ़िया। अभिजीत और कंसल साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स। आप दोनों हमारे कार्यक्रम में आप दोनों ने शिरकत किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, तब तक नमस्कार।